नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सावरे कोचिंग क्लासेस पर। मेरा नाम है भावेश गवली और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं के अध्याय 2, जिसका नाम है एक चर वाले रेखिक समीकरण। इस पाठ को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि जो हमारा पाठ का नाम है, इसको हम कुछ टुकड़ों में तोड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो समझने वाले हैं वो है चरों के बारे में। तो चर और एक अचर, दो चीजें होती है हमारे पास। पहला होता है अचर राशियां और दूसरा होता है हमारे पास चर राशि। सबसे पहले हम चर और अचर के बारे में जानेंगे, फिर हम रेखिक समझेंगे, उसके बाद हम समीकरण को समझेंगे, इसके बाद हम हमारे अध्याय के सवाल हैं उनको हम हल करेंगे। तो चर और अचर दो प्रकार की राशियां होती है, जिसमें यदि हम बात करें अचर राशियों की और चर राशियों की, तो अचर राशियों में हम उन राशियों को मानते हैं जिनका मान हम कभी नहीं देखते, जो बदलता नहीं है। जैसे कि हमारे पास इनका मान होगा जो भी, वो नहीं बदलेगा। जैसे कि 2, 8, 3, -8, 0, 4/5, 7, ये सब राशियां जो हमारी है वो सभी हम अचर राशि बोलते हैं। इनके मान जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। कि यदि आप कुछ संख्याओं की बात करें तो यदि आप 2 साल की बात करोगे, तो यदि आप भारत में हो तब भी वो 2 वर्ष ही रहेंगे, और यदि आप अमेरिका पहुंच जाओगे तब भी वो 2 वर्ष ही रहेंगे, उनमें कोई सी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। पर यदि हम बात करें चर राशियों की, तो इनके जो मान होंगे, इनके मान हमेशा हमें परिवर्तित होते दिखेंगे। तो मान इनके बदलते रहते हैं, और इन्हें हम अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम अक्षरों से दर्शाते हैं, जैसे एक्स, वाई, जेड या पी, क्यू, आर, या इसे हम यू, वी, डब्ल्यू से भी दर्शाते हैं। तो इनका उपयोग हम करते हैं चर राशियों को दर्शाने के लिए। चर राशियां होने कहेंगी जिनका हम मान बदलते हुए देखेंगे। जैसे यदि आप किसी व्यक्ति की उम्र की बात करें और यदि आपको उसकी उम्र नहीं पता हो, तो आप मानेंगे कि उसकी उम्र एक्स होगी। वो एक्स का मान आप देखेंगे कि कुछ भी हो सकता है, चाहे वो 5 हो सकता है और चाहे 4 हो सकता है। वहीं हम अचर राशि की बात करें तो इनके मान फिक्स होते हैं कि 8 8 ही होता है, -8 8 रहेगा, 0 0 रहेगा, 7 7 रहेगा। पर एक्स हम किसी व्यक्ति की आयु एक्स मान सकते हैं, दूसरे व्यक्ति की आयु भी एक्स मान सकते हैं। तो उन दोनों एक्स का मान हो सकता है वो अलग अलग हो, दोनों की आयु डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है एक व्यक्ति की आयु 5 वर्ष हो और दूसरे व्यक्ति की आयु 8 वर्ष हो। तो दोनों जो हमारे एक्स थे उनका मान हमारे पास अलग अलग आया है। तो इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि चर राशियां वे होगी जिनके मान बदलेंगे। तो ये हमने चर और अचर राशियां देखी है। अब हम देखने वाले हैं कि रेखिक किसे कहा जाता है। जब हम रेखिक शब्द का प्रयोग करेंगे तो हमें इतना ध्यान रखना है कि यदि हम समीकरण की बात करें या बहुपद की बात करें, दो प्रकार के टर्म होते हैं हमारे पास, समीकरण और बहुपद। तो जब भी हम रेखिक समीकरण की बात करेंगे तो समीकरण की जो होगी घात, वो घात 1 होगी, उसे हम रेखिक कहेंगे। और अब हम समझ रहे हैं कि रेखिक तो हम समझ गए हैं, समीकरण किसे कहा जाता है। समीकरण उसे कहा जाएगा जहां कुछ चर और अचर राशियां आपस में जुड़ती है, घटती है, और साथ ही साथ उनके बीच बराबर का निशान होना अनिवार्य है। तो जहां भी आप इस बराबर के निशान को देखोगे, इसे हम समता का निशान भी कहते हैं। समता, या हमारी सामान्य भाषा में हम इसे बराबर का चिन्ह कहते हैं। तो ये निशान हमें दर्शाता है कि वो समीकरण होगा।
ये निशान के बिना समीकरण हम नहीं कहेंगे कि वो बहुपद होगा, समीकरण नहीं होगा। जैसे 2x + 3 ये एक बहुपद है अभी, क्योंकि यहाँ हमारे पास ना तो बराबर का निशान है और ना बराबर के निशान कोई के दोनों आसपास कोई संख्याएं हैं। जैसे हम बात करें x या 2y या हम कुछ बोले 3x² + 5y + 3, ये भी हमारे सभी एक बहुपद के एग्जाम्पल है। समीकरण होने के लिए हमारे पास बराबर का चिन्ह होना अनिवार्य है। जैसे एक समीकरण और हम मान के चलते हैं, जैसे कि 3y² + y + 8 = 0। ये हमारे पास एक समीकरण है। और ये भी आवश्यक नहीं है कि बराबर के निशान के हमारे पास इस पक्ष में 0 हो। यहाँ पर कोई संख्या भी हो सकती है या चर या अचर पद दोनों हो सकते हैं। जैसे हम एक मान के चले 8x + 5 = 9y। ये भी हमारे पास एक समीकरण होगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी हमारे पास एक बराबर का निशान उपलब्ध है। जहां भी आप बराबर का निशान देखेंगे या समता का चिन्ह देखेंगे तो वो से हम एक समीकरण कहेंगे। ये तीनों समीकरण के उदाहरण है। यहाँ ये और ये जो समीकरण ये दोनों रेखिक समीकरण के उदाहरण है, क्योंकि यहाँ आप देखोगे जो चर है, चर x और y है, और इस वाले समीकरण में चर x है। यहाँ की घात जो आप देखोगे 1 1 और 1, घात 1 है। यानी ये दोनों जो समीकरण है नीले अक्षरों से लिखे हुए हैं, ये रेखिक समीकरण के उदाहरण है जहां अचर पदों की घात अधिकतम घात 1 होती है। यही हम इस समीकरण की बात करें जो लाल अक्षरों से लिखा हुआ है, तो यहाँ जो y है इसकी अधिकतम घात 2 है। तो ये हमारा रेखिक समीकरण नहीं होगा, ये हमारा जो समीकरण होने वाला ये द्विघात समीकरण होगा। तो जिसकी बात हमें अभी हमारे कक्षा 8वीं में नहीं करना है, इसकी बात हम कक्षा 9वीं में करेंगे। तो जब भी हम घात 2 देखेंगे तो वो द्विघात होगा, पर बात हमें रेखिक करना है तो घात हमारे पास 1 होना अनिवार्य है। तो ये आप समझ गए होंगे कि चर राशि और अचर राशि किसे कहते हैं, और समीकरण हम किसे कहेंगे, और रेखिक उसे कहेंगे जब हम घात 1 होगी, चाहे वो बहुपद हो या समीकरण हो, दोनों में घात 1 होना अनिवार्य है। चरों की घात की बात कर रहे हैं हम, अचर राशियों की घात से हमें कोई मतलब नहीं है। तो घात हमारे पास चर राशियों की 1 होना चाहिए, x y z कुछ भी हो तो उसकी अधिकतम घात 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ y है, यहाँ भी y है, पर इन दोनों y में अधिकतम घात इस y की है, तो इस समीकरण की घात हम 2 मान के चलते हैं। तो यहाँ समीकरण है x और y में, पर दोनों की घात 1 है, तो ये हमारे पास एक घात वाला समीकरण है। बट हम एक चर वाले रेखिक समीकरण की बात कर रहे हैं, तो चर भी हमारे पास 1 होना अनिवार्य है। जैसे कि इस समीकरण की बात करें हम, तो यहाँ एक ही चर है, यहाँ 2 चर है हमारे पास, बट बात हम एक चर वाले समीकरण की कर रहे हैं। जैसे एक उदाहरण और हम लेते हैं, तो 9x + 3 = 0। तो ये भी एक समीकरण का उदाहरण है। चर भी हमारे पास 1 है, इस चर की जो घात होगी वो भी 1 होगी। तो ये हमारा एक चर वाले रेखिक समीकरण का उदाहरण है। तो अब हम इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो हम समझ गए हैं। अब हम आगे सवालों की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए, अब हम प्रश्नावली 2.1 हल करने वाले हैं, जिसका पहला सवाल हमारे पास है कि समीकरणों को हल करना है तथा हमने अपने उत्तरों की जांच करना है। तो पहला जो हमारे पास सवाल है वो है 3x = यहाँ हमारे पास 2x है, चलिए अब हम प्रश्नावली 2.1 हल करने वाले हैं, जिसका पहला सवाल हमारे पास है कि समीकरणों को हल करो। पहला सवाल इसमें हमारे पास है 3x = 2x + 18। इसको हल करने के लिए हमें याद रखना है कि हमें बराबर के निशान के एक तरफ हमें हमारे चरों को स्थापित करना है, और दूसरे पक्ष में हमारे जो अचर राशियां हैं या कहे जिनके साथ हमारे चर नहीं होते हैं, जैसे संख्याएं होती है सिर्फ, उनको हमें पक्षांतर करना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारे पास इधर
3x है और इस पक्ष में 2x है। बीच में जो हमारा ये बराबर का निशान है ये एक दीवार की तरह होता है। तो जब भी हम हमारे चरों को या अचर राशियों को इस बराबर के निशान के उस तरफ लेकर जाएंगे या उस तरफ से इस तरफ लेकर जाएंगे तो उनके चिन्हों को हम बदलेंगे। तो जो प्लस का निशान होता है, धन का निशान होता है, उसको हम बदलेंगे ऋण के निशान में। प्लस का निशान हमारा चेंज होगा ऋण के निशान में, ऋण का निशान चेंज होगा हमारा प्लस के निशान में। वहीं यदि कोई संख्या गुणा में है तो वो भाग में जाएगी, और यदि भाग में है तो इसी का उल्टा गुणा की हम बात करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं कि यदि चिन्ह धन का होगा तो उसे हम ऋण में लेकर जाएंगे, और यदि चिन्ह ऋण में होगा तो उसे हम धन में लेकर जाएंगे। हमारे इस सवाल में अभी हमारे पास जो चिन्ह है वो धन में है, तो 3x बराबर 2x धन 18। यहां से हम 2x को पक्षांतर करके 3x के पास लेकर जाने वाले हैं। 3x 2x बराबर, यहां हमारे पास निशान जो होगा वो 2x के जो चिन्ह होगा उसका विपरीत होने वाला है, क्योंकि 2x को अब हम बराबर के निशान के इस पक्ष में ले आए हैं। तो अभी यहाँ हमारे पास आपको कोई निशान दिख नहीं रहा होगा 2x के आगे। तो जब भी आपको कोई निशान नहीं दिखे आपको समझना है कि यहाँ धन का निशान है, और धन के निशान का उल्टा अभी बताया था हमने कि ऋण होगा। तो यहाँ हम लगाएंगे बीच में ऋण का निशान। तो 2x पहले धन का था, अब हमारे पास ऋण का हो गया है, प्लस से माइनस हो जाएगा, और इस पक्ष में हमारे पास धन का 18 शेष बच जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि 3x में से हम 2x को घटाएंगे तो हमारे पास 1x बचेगा। हम चाहे तो 1 को नहीं भी लगाएं तो भी हमारा काम हो जाएगा, और 1 को लगाने से भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने x का मान निकाल लिया है। यहाँ हमारे पास x का गुणांक कोई संख्या नहीं है, तो काम हमारा यहीं पर खत्म हो जाता है। तो यही जो हमारा है x का मान है और यही हमारा फाइनल आंसर भी है। पहला सवाल है काफी आसान था, हमने 2x को पक्षांतर करा, जो पक्षांतर करेंगे अब हम तो जो हमारा चिन्ह होगा वो धन से ऋण हो जाएगा। तो 2x माइनस हो गया है और इधर हमारा 18 हो गया है। हमें क्या ध्यान रखना है, जो x वाली संख्या है या y वाले पद हैं, इसको हम फल और सब्जियों से समझ सकते हैं कि एक तरफ हमें हमारे सारे फल इकट्ठा करने हैं और दूसरी ओर हमें हमारे सब्जियां इकट्ठा करनी है, ताकि हम उनके आपस में जोड़ बना सकें। तो 3x माइनस 2x, तो इसे हम समझें कि यदि 3 सेब है हमारे पास, उसमें से हम 2 सेब कम करेंगे तो हमारे पास 1 सेब बचेगा। तो सेब की जगह हमारे पास अभी x है, तो 3x में से 2x हम कम करेंगे तो हमारे पास 1 x बचेगा। उस 1 को हमने लिखना अनिवार्य नहीं समझा है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि x 1 ही है। 2 होगा तो हमें यहाँ पर 2 लिखना होगा, या 3 होगा तो 3 लिखना होगा। अगला सवाल हमारे पास है t के पदों में है 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। जो होगा इसको हल हम करेंगे तो t वाले पदों को हमें पक्षांतर करना होगा। पहले t यहाँ पर दिख रहा है आपको, t यहाँ दिख रहा है, तो इस 3t को हम 5t के पास लेकर जाएंगे। तो ये तो 5t माइनस 3, इस पद में हम कोई चेंज नहीं करने वाले हैं। 3t अभी धन का है, जब इसका हम बराबर से पक्ष चेंज करेंगे तो ये ऋण का 3t होने वाला है, और बराबर में हमारे पास जो होगा माइनस का 5 शेष बच जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि जो बीच में हमारे पास माइनस का 3 है, ये हमारे पास दुविधा उत्पन्न कर रहा है। तो अब हम माइनस के 3 को भी पक्षांतर करके चेंज करेंगे इसका पक्ष। तो 5t माइनस 3 वाला पद जब यहाँ से हट जाएगा तो बीच में जगह खाली हो जाएगी, तो ये माइनस का 3t आगे खसक के आ जाएगा बराबर, यहाँ हमारे पास -5 पहले से मौजूद है। जब माइनस का 3 उठकर -5 के पास आएगा तो ये धन का 3 हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह इसका माइनस है।
चिन्ह पलटेंगे हम तो माइनस का प्लस हो जाएगा। अब 5t माइनस 3t या 5 सेब माइनस 3 सेब, तो कितने सेब हमारे पास बचेंगे? तो आपका जवाब होगा 2 सेब। सेब के जगह हम t मान रहे हैं तो 2t बचेगा या 2t, और माइनस प्लस माइनस होता है तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, परंतु जो संख्या है वो 5 बड़ी है तो 5 का जो चिन्ह है वो हमारा माइनस है, तो हमारा 2 जो उत्तर होगा वो माइनस में होगा। काम हमारा अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ हमारे पास t के साथ गुणांक कोई नहीं था, 1 था, बट यहाँ हमारे पास गुणांक 2 है। इस गुणांक को हटाना होगा, तो 2 के साथ जो t है ये आपस में गुणा में है, तो इस जब गुणा से जब हम इसका पक्ष चेंज करेंगे तो ये होगा माइनस का 2। 2 यहाँ से गुणा में है तो उस भाग में जाएगा और भाग बटे में होता है, इस 2 के बटे में जाएगा 2, ये वाला। कंफ्यूज नहीं होना है हमें, जब 2 यहाँ पर गुणा में लिखा हुआ है, जब इसका पद पक्ष चेंज करेंगे बराबर से इसको इधर लेकर आएंगे तो ये भाग में जाएगा। अभी इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है तो यहाँ हमें गुणा का निशान मानना है, तो गुणा से जब हम पक्ष चेंज करेंगे तो भाग में जाएगा और भाग वाली संख्याओं को हम बटे में लिखते हैं, तो यहाँ 2 था -2, तो -2 के बटे में जाएगा, तो ये होने वाला है हमारे पास t बराबर 2/2, -2/2, दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं तो इसे हम 2 के पहाड़े से काट दें, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ये होगा माइनस का 1/1, और इसे हम t बराबर -1 लिख सकते हैं, और ये हमारा फाइनल आंसर होने वाला है। देख लीजिए इसे एक बार।